गुड इवनिंग बच्चों, मैं अनुभव वाजपेयी आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब क्या होंगे, खुश होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल यूपी बोर्ड में क्या किया है, अच्छे नंबरों से क्या किया है, पास किए हैं और टॉप किया है। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी भी इसी प्रकार से मेहनत करिए और अच्छे नंबरों से पास होइए, ठीक है। हमने देखे कल यहाँ पे क्या छोड़ दिया था, आपको दो टॉपिक छूट गए थे हमारे। 4 टॉपिक लिखे थे मैंने, समांतर चतुर्भुज और चतुर्भुज। बाकी के जो 2 टॉपिक पढ़ाए थे मैंने, त्रिभुज और वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाएं, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। इसके आगे आज हम क्या पढ़ेंगे, समांतर रेखाएं और चतुर्भुज। समांतर रेखाओं में हमारे सिलेबस में नहीं है, हाई स्कूल में समांतर रेखाएं नहीं है, लेकिन समांतर रेखाएं मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि समांतर रेखाओं से रिलेटेड चीजें जो होंगी वो क्वेश्चंस में यूज होंगी। फिर आपको जब मैं बताऊंगा अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, फिर आपको क्या होगी, समस्या होगी। इसलिए मैं यहाँ पे पहले से पढ़ा चल रहा हूँ। सबसे पहले दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं। दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो, बराबर हो। ऐसी दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं, पहले अगर आप दो की बात करेंगे, जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये रेखाएं तभी समांतर हो पाएंगी जब इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। एक कंडीशन मैंने अभी आपको बताया कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब उनके बीच की लंबवत दूरी कैसी हो, बराबर हो। तो वो रेखाएं हमेशा कैसी होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। अब समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, आप समझिएगा, अगर हमारी दो रेखाएं समांतर हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा, इसको क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो अब इस रूप में जब हमारी दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा कट करती है तो कई सारे कोणों की कंडीशन बनती है। क्या, जैसे देखिए एक कोण हमारा बनता है ये और एक कोण बनता है ये। अगर मैंने इसको एंगल 1 नाम दिया और इसको एंगल 1 नाम दिया, एक कोण बनता है हमारा ये और एक कोण बनता है हमारा ये, इसको मैंने 2 नाम दिया और इसको क्या नाम दिया, 3 नाम दे दिया, ठीक है। तो देखिएगा हमारे जो कोण 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। अब ये एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना है, पर इनको नाम क्या होते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये हमारे एकांतर कोण है। आप देखिए ये बनते ऐसे ही हैं। मान लीजिए आपका कोई ऐसे लाइन बनी है ये, और उसने बोल दिया, क्वेश्चन है कि ये रेखा और ये रेखा कैसी है, हमारी समांतर है। तो अब आप देखिए हमारा ये एंगल एकांतर बनेगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल कैसा हो जाएगा, एकांतर हो जाएगा। तो ये आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट हिट करनी है हमको क्वेश्चन में। तो पहली बात आपको याद रखनी थी, ये कोण बनेगा और ये कोण जो बनेगा, ये क्या होंगे, हमारे एकांतर कोण होंगे और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने ये लिख ली होगी। अब मैं इनको मिटा रहा हूँ। एकांतर कोण आप समझ गए, ठीक है। अब आप देखिएगा दूसरी प्रॉपर्टी, आप देखिएगा एक एंगल हमारा ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल हमारा ये बन रहा है। इसको मैंने एंगल 1 नाम दिया, इसको एंगल 2 नाम दिया, इसको सॉरी अब 1 2 नहीं दूंगा, अब कुछ और नाम देता हूँ। 3 4 तक हो गया था, ये हमारा 5 हो गया और ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। तो देखिए हमारा दूसरी प्रॉपर्टीज में एक कौन से एंगल बनते हैं, हमारा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 होगा। एंगल 7 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 8 होगा। इनको के दोनों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। और हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स,
दिख रहा होगा आपको। इनको क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये सिर्फ दो ही कंडीशन के नहीं होते हैं, जैसे इधर बना था, जैसे ही हमारे इधर बन रहे हैं ऐसे ही हमारे क्या बन रहे हैं, इधर भी बनेंगे। इसको नाम दे दीजिए आप 9 और इसको नाम दे दीजिए 10 और इसको नाम दे दीजिए आप 11 और इसको नाम दे दीजिए 12। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे क्या होंगे, 9 = 10 होगा और 11 = क्या होगा, एंगल 11 = एंगल 12 होगा। ये भी हमारे क्या है, संगत कोण और करेस्पॉन्डिंग एंगल ही है। ठीक है, आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, दो प्रॉपर्टियां आपको समझ में आ गई होंगी, आशा करते हैं। एक चीज एकांतर कोण में हमारी छूट गई है, जो मैंने आपको नहीं बताया अभी। एकांतर कोण में क्या छूट गया है वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बस। देखिए हमारी समांतर रेखाएं थी, ठीक है, ये और ये हमारी एक तिर्यक रेखा थी। मैंने आपको बताया था कि ये एंगल और हमारा ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे कैसे था, मैंने आपको अल्टरनेट एंगल बताया था कि ये अंदर की ओर बन रहे हैं, तो ये हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं। ऐसे ही हमारे बाहर की ओर भी बनते हैं, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनको नाम मैं देता हूँ, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, डब्ल्यू दे दिया और जेड दे दिया। ठीक है, तो आप देखिएगा ये जो हमारे होंगे एंगल x = एंगल y और एंगल z = w, ये भी हमारे कैसे होंगे, अल्टरनेट ही एंगल होंगे। कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, बट ये थोड़ा सा अंदर की ओर बनते हैं, इसलिए इनको इंटीरियर अंतः एकांतर कोण कहते हैं और ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इंग्लिश से बोलते हैं। और ये हमारे बाहर की ओर बन रहे हैं, देखिए आप। ठीक है, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब आपकी इसमें थर्ड प्रॉपर्टी आती है, तो मैंने आपको क्या बता दिया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बता दिए, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बता दिया और करेस्पॉन्डिंग एंगल बता दिए। ठीक है, आपको मैंने दो चीजें बता दी हैं। अब इसमें हमको पढ़ना है समांतर रेखाओं में तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी को इंटीरियर एंगल की। किसकी आती है, को इंटीरियर एंगल की। जैसे मान लीजिए ये हमारा P है और ये हमारा Q है। ठीक है, तो ये जो को इंटीरियर एंगल होते हैं हमारे एंगल, इनका सम क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है, ऐसे ये बनेगा और ऐसे ही इधर भी बनेगा। इसको आप R नाम दे दीजिए, इसको S नाम दे दीजिए। तो एंगल R प्लस एंगल S = क्या होगा, 180। इनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अंतः रेखीय कोण। हिंदी में नाम बहुत कठिन है इनके, क्या बोलते हैं, अंतः रेखीय कोण। अब आपको ये सब याद रखना है। क्या याद रखना है कि इनमें क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सिर्फ इनमें एक प्रॉपर्टी हमारी और बची है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी क्या बची है हमारी। अब आप पहले एक चीज, वो प्रॉपर्टी समझने से पहले चौथी प्रॉपर्टी समझने कुछ समझ लीजिए कि अगर कभी भी हमारी दो स्ट्रेट लाइन कहीं भी कट करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे आके अगर कट करती हैं तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। तो पहली बात आपको इसमें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कब फॉर्म होते हैं, तो when two straight line are intersecting each other then form vertically opposite angle। तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि जब दो सीधी रेखाएं किसी बिंदु पर कट करती हैं, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमारे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जैसे तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया, क्या दे दिया, इसको x दे दिया, तो ये भी x होगा, और अगर हमारा ये y है तो ये भी y होगा। तो पहले आपने ये समझ लिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हमारे होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, ये बहुत जगह यूज होती है, शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं कि when two straight line are intersecting each other then form vertically opposite। तो हमारा जो एंगल x इक्वल टू एक्स होगा और y इक्वल टू क्या होगा, y होगा। तो ये हमारे कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये प्रॉपर्टी हमारी जो है वो पैरेलल लाइन में कैसे लगती है, तो वो देखिएगा ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई दो और ये ट्रांसवर्सल लाइन आ गई। ठीक है, अब देखिए एक ये स्ट्रेट लाइन गई और एक ये स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ इन दोनों में देखिए एक ये वर्टिकली अपोजिट बन गया और एक ये वर्टिकली अपोजिट बन गया, और एक ये स्ट्रेट लाइन आई और एक ये स्ट्रेट लाइन आई है। तो एक ये हमारा वर्टिकली अपोजिट बन जाएगा और फिर हमारा ये वाला वर्टिकली अपोजिट बन जाएगा। तो बात समझ में आई। अब अगर हम फिर से इनको नाम दें तो कहेंगे 1 बराबर 2 के होगा, 3 बराबर 4 के होगा, और यहाँ पे क्या 5 बराबर 6 के होगा और 7 बराबर 8 के होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी अब वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख के दिखाऊं तो हम कह सकते हैं 1 बराबर, आप ये नहीं कंफ्यूजन होइएगा कि मैंने पीछे भी 1 2 ले लिए थे, लेकिन वो मैंने इसलिए मैं बार मिटा के बना रहा हूँ हर वीडियो में। जब आप शीर्षाभिमुख समझेंगे तो ये एंगल क्या रखेंगे, आप शीर्षाभिमुख के लिए याद रखेंगे। एंगल 1 बराबर 2 होगा, एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा, और एंगल 7 इक्वल टू एंगल क्या होगा 8 होगा। ये सभी एंगल हमारे कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है। तो जितनी भी पैरेलल लाइन से जो भी कॉन्सेप्ट बनते थे वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या क्या पढ़ाया था, अल्टरनेट एंगल पढ़ा है। अल्टरनेट एंगल 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, वो ऐसे और ऐसे बनते हैं। ठीक है, 1 बराबर 8 के होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं हमारा 3 बराबर 7 के होगा, और हमारा 2 बराबर किसके होगा 7 के होगा, 4 बराबर 6 के होगा अल्टरनेट में। करेस्पॉन्डिंग एंगल भी बताया मैंने, 4 बराबर 5 के होगा, 1 बराबर 7 के होगा, 2 बराबर 8 के होगा, 3 बराबर 6 के होगा। और मैंने आपको क्या बताया, क्या कहते हैं, फिर मैंने आपको को इंटीरियर एंगल भी बताया। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, 1 + 5 = 80 होगा, 3 + 8 = क्या होगा 80 होगा। इतनी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। अब आपको कभी भी मान लीजिए किसी सवाल में ये कह दिया जाएगा कि आप 2 लाइनें आपको देंगे और कहा जाएगा कि आप इनको पैरेलल प्रूफ करके दिखाइए, तो जितनी भी हमने आपको यहाँ कंडीशन बताई हैं सिर्फ वर्टिकली अपोजिट को छोड़ करके, ये वर्टिकली अपोजिट पैरेलल लाइन में नहीं लगती है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में लगती है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट वाली कंडीशन को छोड़ करके जो भी मैंने आपको अल्टरनेट, करेस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टियां बताई हैं उनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर आपने प्रूफ कर दी तो लाइनें हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि वो कंडीशन सिर्फ पैरेलल लाइन में ही लगती है। अगर वो लाइनें पैरेलल नहीं होंगी तो उनमें से कोई भी कंडीशन ये अप्लाई नहीं होगी। ओके, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, क्या, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, तो देखिए कोई बहुभुज जो होते हैं सभी बहुभुज, त्रिभुज भी हैं, चतुर्भुज भी हैं, पंचभुज भी हैं, सभी हैं, पर कुछ ऐसे बहुभुज जो जिनकी 3 भुजाएं होती हैं उन्हें त्रिभुज कहते हैं। कुछ ऐसे बहुभुज यानी कि सम पॉलीगॉन्स हैव 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी ऐसे बहुभुज जिनकी 4 भुजाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, तो विच पॉलीगॉन हैव 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल हमारा कैसा भी हो सकता है, यानी आपका उसमें कोई भी साइड की वो नहीं होती कि इक्वल होगा, कैसा होगा। ये भी क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ठीक है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ठीक, कैसा भी हो सकता है। पर क्वाड्रिलेटरल के भी 4 टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के क्या बताए गए हैं, क्वाड्रिलेटरल के क्या बताए गए हैं, 4 टाइप्स बताए गए हैं। तो इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के 4 टाइप्स। तो पहले टाइप में जैसे आपका आता है स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग। सेकंड में आता है आपका रेक्टेंगल, उसमें क्या होता है, आयत। ठीक है, क्या होता है, आयत।
और थर्ड में आपका आता है रोम्बस, सॉरी रोम्बस, रोम्बस को क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। चौथे में आ जाता है आपका समांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, फिफ्थ नंबर का आता है आपका ट्रेपेजियम। क्या आता है? ट्रेपेजियम। इसको बोलते हैं समलंब, समलंब चतुर्भुज। ये 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हमको अपने पढ़ाई में पढ़ने हैं। होते तो फिर काइट भी आती है, ठीक है, वो सब फिलहाल अभी हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, इतने तो कम से कम मिनिमम हमें पता ही होने चाहिए। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। पहले स्क्वायर को पढ़ेंगे, फिर रोम्बस को पढ़ेंगे, फिर रेक्टेंगल को पढ़ेंगे, फिर पैरेललोग्राम को पढ़ेंगे और फिर ट्रेपेजियम को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। स्क्वायर पे आ जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल में पहला क्या पढ़ना है हमको? स्क्वायर पढ़ना है। ठीक है, स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। अब देखिए कि इसमें से बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते भी जाना है आपको और अपनी कॉपी पे नोट भी करते जाना है। ठीक है, ये हमारा ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। तो पहले तो ये क्या है? एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, पर एक ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स हमारी कैसी हैं? इक्वल है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट सबसे क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या लिखना है? ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी भुजाएं कैसी होती हैं? इसकी बराबर होती हैं। दूसरी बात आपको लिखनी है कि ईच एंगल 90 का होता है। ईच एंगल कैसा होता है? 90 का होता है, यानी ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, और जो हमारे डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स अगर मैंने माना ओ पे कट कर रहे हैं और डायगोनल्स किस पे करते हैं? 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। जो इसके डायगोनल्स होते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं थर्ड पॉइंट में कि जो हमारा क्या कहते हैं डी ओ होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे? AC पे। ऐसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि BO भी परपेंडिकुलर किस पे होता है? AC पे। सिमिलरली आप यही पॉइंट फिर से बोल सकते हैं कि हमारा इधर से देखेंगे आप, ये जो हमारे ईच एंगल होते हैं ना, सभी हमारे 90 होते हैं। ठीक है, ये ऐसे और इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं। एंड एक प्रॉपर्टी आप ये भी लिख सकते हैं कि AO इज इक्वल टू, पहले तो आप ये याद रखिएगा ये डायगोनल्स हैं हमारे, वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। पहले आप ये लिख लीजिएगा कि डायगोनल्स जो होते हैं हमारे, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मीन्स क्या हुआ? AC इज इक्वल टू BD, ये होता है। ठीक है, डायगोनल्स को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, लिखे दे रहा हूं मैं यहाँ पे विकर्ण। अब इक्वल का मतलब तो पता ही होगा सबको भी, बराबर। ठीक है, तो विकर्ण हमारे क्या होते हैं? आपस में बराबर, यानी AC इज इक्वल टू क्या होता है? BD होता है। थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि इंटरसेक्ट एट 90 पे। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप? इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी। डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये जितने भी हमारे होंगे ये सब क्या होगा? 90 पे विजिट करेंगे। एंड, और आप ये भी लिख सकते हैं एंड बराबर तो होते ही हैं, यानी इंटरसेक्ट तो करते ही हैं, बट
और क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD होता है। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पे बात को। यहाँ पे क्या होती है, हर चीज इक्वल होती है। सबसे पहली बात बताया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। ईच एंगल इज 90, ईच एंगल हमारा कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, विकर्ण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और विकर्ण इक्वल होने के साथ साथ इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं। और बाइसेक्ट करने के साथ साथ 90 में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी जो बाइसेक्ट करते हैं ऐसे तो ये 90 पे आके मिलते हैं। ओके, ये भी बातें करेंगे। तो ये चार बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और एक प्रॉपर्टी आपको और याद रखनी है कि जो डायगोनल्स होते हैं ये एंगल्स को भी, ये जो एंगल्स होता है डायगोनल्स हमारे एंगल्स को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ऑल एंगल्स, हम बोल सकते हैं कि OAD इज इक्वल टू OAB। जैसे मैंने आपको ये बताया OAD इज इक्वल टू OAB, यानी ये 90 का तो ये 45 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका OBA और OBC भी 45 में हो जाएगा। सिमिलरली आपका OCB और OCD भी 45 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये भी 45 होगा, और ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये भी 45 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 45। मैंने एक एंगल को बता दिया है, बाकी आप क्या करेंगे, सभी में ये प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, ये ऑल एंगल जो डायगोनल्स होते हैं वो अपने अपोजिट एंगल को, या अपने अपोजिट एंगल को क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रोम्बस स्क्वायर के बारे में सब कुछ हो गया है। अब चाहेगा तो मैंने लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने हिसाब से इसको लैंग्वेज के रूप में नोट कर लीजिएगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, रेक्टेंगल। ठीक है, जो रेक्टेंगल का है जो आपने स्क्वायर में पढ़ा था वही हमें रेक्टेंगल में पढ़ना है। बस रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। और जैसे ये है, ये इसके बराबर होगी और क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको उसमें क्या था, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल थी। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल थी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। और इसमें क्या है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, यानी कि AB इज इक्वल टू CD होता है एंड AB इज इक्वल टू AB पैरेलल टू CD होता है। शायद मैंने स्क्वायर पे नहीं लिखा था पैरेलल, तो आप याद रखिएगा ABCD आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दूसरी में क्या होता है कि BC इक्वल टू AD एंड ये आपस में क्या होती है, पैरेलल भी होती है, यानी BC पैरेलल टू AD। ठीक है, BC पैरेलल टू AD। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको इसमें ये याद रखनी है। जैसे कि आपने उसमें कहा था ईच एंगल 90, इसमें भी क्या होता है, ईच एंगल 90 होता है। ठीक है, ईच एंगल जैसे 90 होता है और डायगोनल्स आर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें भी डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखना है आपको, अब आपको पता होगा ये AC और BD क्या है, डायगोनल्स है, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ AC इज इक्वल टू क्या होता है, BD होता है। बट इनके डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि AO इज इक्वल टू इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, 90 में बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इस पे ये एंगल क्या होते हैं, 90 नहीं बनाते हैं, बट बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि चौथी प्रॉपर्टी में आप ये कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल आपस में बराबर होते हैं इसके, और इक्वली क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो AO इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, सेम वहां पे भी था स्क्वायर में भी, बट इसमें इधर है ना कि 90 में बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें फिर प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी कि जो एंगल होते हैं ये भी हमारे कैसा होता है, ईच एंगल 90 बताया, और ये हमारे जो एंगल्स करता है ये भी हमारा क्या करता है, 45 में डिवाइड करते हैं। यानी ऑल एंगल्स आर किस में डिवाइड होते हैं, 45 में। किसके थ्रू, डायगोनल्स के थ्रू 45 में डिवाइड हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैं एक एंगल लिख दे रहा हूँ कि OAD
इज इक्वल टू OAB इज इक्वल टू 45। ऐसे ही ऑल एंगल क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। अब डायगोनल्स के बारे में कोई प्रॉपर्टी बची नहीं, इतनी बातें आपको डायगोनल्स के बारे में, सॉरी रेक्टेंगल के बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं किसमें, अपने सेकंड फिगर, थर्ड फिगर रोम्बस के उसपे, ओके। बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, जैसा वर्ग है वैसे समचतुर्भुज के वर्ग, जैसे आप ऐसे सीधा बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो रोम्बस ऐसा नहीं बनेगा। इसके दो दो घूसे मारो, इसको क्या कर दो, टेढ़ा कर दो, थोड़ा सा घूसे मार मार के वर्ग को टेढ़ा कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा रोम्बस। वर्ग को ही टेढ़ा करना है, यानी स्क्वायर को ही टेढ़ा करना है, ठीक है। तो जब स्क्वायर को ही टेढ़ा किया है तो हमारे डिस्टर्ब क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुए हैं एंगल। साइड वगैरह डिस्टर्ब नहीं होंगी, बस ऐसा था उसको ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो साइड वगैरह डिस्टर्ब नहीं होंगी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि ऑल साइड्स आर इक्वल्स, ठीक है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जब एंगल डिस्टर्ब होगा तो एंगल क्या होंगे, 90 नहीं होंगे। तो ईच एंगल डज नॉट 90 डिग्री, इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता। डायगोनल्स, अब देखिए डिस्टर्ब हो गया तो ये डायगोनल्स क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, AC डज नॉट इक्वल टू BD, यानी डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे, बट इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, बट यहीं पे लिख दे रहे हैं, बट इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब देखो, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये डायगोनल इसके बराबर होगा, ये डायगोनल इसके बराबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये 10 है, ये 12 है, तो ये 5 5 में डिवाइड हो जाएगा, ये 6 6 में डिवाइड हो जाएगा। यानी हम यूं बोल सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ठीक है। आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, इक्वली बाइसेक्ट, बट इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब पूरा स्टेटमेंट बन जाएगा, अलग से स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा। यानी ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर के भी 90 में बाइसेक्ट करते थे, तो इसके भी 90 में बाइसेक्ट करते हैं। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन आपस में विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को बराबर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पर, 90 डिग्री पर। उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा, अब इतना मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, मतलब लिख क्या नहीं पाऊंगा, जगह नहीं, स्पेस इस बोर्ड में इतना नहीं है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन बराबर उनके विकर्ण बराबर प्रतिच्छेद करते हैं, किस पर, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल वर्ग की ही प्रॉपर्टी लिखी है, बस मैंने लिख दिया इंग्लिश में। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम वही वर्ग वाली आप लगा दीजिए। वर्ग और यानी कि स्क्वायर और रोम्बस में इतना ही डिफरेंस है, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसमें भी इसमें भी डायगोनल उसमें इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल नहीं होते हैं। उसमें ईच एंगल 90 होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक। उसके भी डायगोनल्स 90 में बाइसेक्ट करते थे, इसके भी करते हैं। उसके डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते थे, इसके जो होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। उसके सभी डायगोनल्स आपस में बराबर होते थे, इसके सभी नहीं होते हैं। ये इसके बराबर होगा, यानी DO बराबर OB होगा और AO बराबर OC होगा, लेकिन OA इक्वल टू OD नहीं होगा, ठीक। ये बात आप याद रखिएगा। चौथी प्रॉपर्टी वही, हम कह सकते हैं कि जो हमारे एंगल होते हैं ये भी क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड होते हैं। ऑल एंगल्स इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि OAD इज इक्वल टू OAB इज इक्वल टू 45, ठीक है। ये सभी 45 होंगे, मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, पीछे भी लिखा था, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, ये सभी 45 नहीं होंगे,
जब इसके 90 नहीं है तो 45 कैसे हो जाएंगे? गलत लिख गया। बस क्या लिखना है आपको, ये जो एंगल हो सकते हैं ना, ये कुछ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होगा। तो आप यानी इक्वली डिवाइड करते हैं। तो चौथे पॉइंट को आप लिखिएगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण सम्मुख कोण को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इंग्लिश मीडियम में लिखा होगा। तो the diagonals of a rhombus are equally bisect its opposite angle। ठीक है, the diagonals of a rhombus are equally bisect its opposite angle। तो समचतुर्भुज के विकर्ण अपने सम्मुख कोण को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आप समचतुर्भुज के बारे में हमने आपको सारी प्रॉपर्टियां लिखा दी हैं। अब आपको क्या करना है, इसको जैसा भी हो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ रहा है, वो समांतर त्रिभुज। भाई सेम है क्या, रेक्टेंगल जैसा था वैसे ही हमारा क्या समांतर त्रिभुज। रेक्टेंगल को लात मारिए आप, क्या बन जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो समांतर में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होंगी। ठीक है, और हमारे डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। लेकिन बट ये जो हमारे बाइसेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, जैसे ये बराबर ये होगा, AO बराबर OC के होगा और OC बराबर OD के होगा। ठीक है, आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये और ये इनके पार्ट्स जो होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। वो लिखा जाएगा AO बराबर OC और OD बराबर OB होगा। इसका ईच एंगल 90 नहीं होगा। विकर्ण सम्मुख कोणों को बराबर भागों में विभाजित नहीं करेंगे, यानी ये जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल यहाँ पे नहीं होंगे। तो इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिएगा कि the diagonals of a parallelogram do not equally bisect its opposite angle। फिर से बोल रहा हूं, the diagonals of a parallelogram do not equally divided its opposite angle। ठीक है, और हमारा एंगल A इक्वल टू एंगल C के होगा और एंगल B इक्वल टू एंगल किसके होगा, D के होगा। ये फिफ्थ पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये फिफ्थ पार्ट में एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D है। तो ये कैसे होता है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये और ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर हमारी ये और ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल बन जाएगी, फिर क्या बन जाएगी, ये ट्रांसवर्सल बन जाएगी। ये इनको क्या कट करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो हमारे ये कौन से एंगल बनेंगे, हमारे को इंटीरियर एंगल। कौन से बनेंगे, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना हो जाएगा, मैंने आपको पहले लाइन में बताया कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ऐसे ही आप ये देखेंगे कि हमारी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो फिर से ये को इंटीरियर बन जाएंगे, यानी B प्लस C बन जाएगा। B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा, को इंटीरियर का सम है। अब देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो अगर हम कहें कि अगर मैंने 180 की वैल्यू ये भी है और 180 ये भी है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करा दीजिए, तो मैं कह दूंगा एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। देखिए एंगल B से एंगल B कैंसिल हो जाएगा और एंगल C इक्वल टू एंगल A आ जाएगा। इसी प्रकार से आप ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल B बराबर एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D आएगा। अब मैं क्या करूंगा, आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ानी है उसको, किसकी, ट्रेपेजियम की। ये हमारा क्या है, फिफ्थ शेप है, कौन सा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, इसमें 4 साइड्स होती हैं, बट केवल अपोजिट साइड कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड कैसी हो, पैरेलल हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती हैं। और इनके जो विकर्ण होते हैं, इनमें ये रिलेशन होता है, विकर्ण और भुजाओं में रिलेशन क्या होता है, ये आता कैसे कि आप जब सिमिलरिटी पढ़ लेंगे तब, अगर समरूपता पढ़ लेंगे तब आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से पता हो जाएगी। तो क्या होता है, AO अपॉन OC और AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन DC जो होता है। ये रिलेशन याद रखिएगा, सवालों में काफी काम आएगा।
और इनके देखिए ये एंगल्स का सम क्या होता है 180। जैसे हमने बोला एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। मैंने बताया आपको ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो समांतर रेखाओं में बताया कि ये और ये कैसे बनेंगे, हमारे कोइंसिडेंट एंगल बन जाएंगे, इसलिए इनका सम क्या होता है 180 होता है। ऐसे ही हमारा ये भी और ये भी बनेगा, b प्लस सी भी हमारा बन जाएगा, तो इनका सम भी क्या होगा 180 होगा। अब देखिए समांतर रेखाओं प्रॉपर्टी का कितना यूज हो रहा है, ये एंगल मैंने बराबर लिखे हैं देखिए, तो ये समांतर रेखाएं हो गई, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, देखिए ये समांतर रेखाएं हो गई, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो एक हमारा ये एंगल बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। इन एंगलों को क्या बोलेंगे अल्टरनेट एंगल, तो ये x है तो ये भी x होगा। तो मैंने क्या बोला DCA इज इक्वल टू CAB, CAB CAB DCA और CAB। ऐसे ही आपको देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, हम एक ऐसे ट्रांसवर्सल आ गई, तो हमारा एंगल ये और ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए BDC y रखा है मैंने और DBA गई या ABD गई है, DBA या ABD, BDC इक्वल टू ADB होगा। ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हमारी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब जब हम आएंगे तो चैप्टर वाइज आएंगे, ये तो मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम चैप्टर वाइज आएंगे, मैं देखूंगा कुछ चैप्टर ऐसे सर्किल का स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल का, या फिर ट्रायंगल स्टार्ट कर लूंगा तो ट्रायंगल में जैसे मुझे आपको सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर जो ट्रायंगल से कुछ प्रॉपर्टियां, थ्योरम्स वगैरह आती हैं वो प्रूफ कराएंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मुझे आगे फिनिश करना था, ठीक है। तो ये मैंने आपको फिनिश कर दिया है। अब इसके बाद जो भी होंगे हम अपने क्वेश्चंस पे और थ्योरम्स पे आएंगे। ओके, थैंक यू।